फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम बॉयलर की इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम आपको एक वायरिंग्स के डायग्राम के अकॉर्डिंग बताएंगे कि इसमें कंट्रोल वायरिंग्स कैसे होते हैं और ये कौन कौन सी इंटरलॉकिंग्स होती हैं जिसके द्वारा बॉयलर को हम ऑपरेट करते हैं। और इसके द्वारा आप ये भी समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग अगर बॉयलर में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसमें कौन कौन से इंटरलॉकिंग्स होते हैं जिनको समझ के हम किसी भी बॉयलर के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हैं। खास तौर से आजकल नए पीएलसी बेस्ड बॉयलर चलने लगे हैं, लेकिन जितने भी पुराने बॉयलर हैं या कंसेप्ट जो बॉयलर के होते हैं वो इसी इंटरलॉकिंग के द्वारा किए जाते हैं। अगर आप इस इंटरलॉकिंग को समझ जाते हैं तो जितने भी आपके लो प्रेशर बॉयलर हैं उसकी कंट्रोल वायरिंग को आप आसानी से समझ सकते हैं, उसकी कंट्रोल वायरिंग कर सकते हैं और उसमें होने वाले जो फॉल्ट आते हैं उनको भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम सेकंड पेज में आ गए हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग शुरुआत होती है। लेकिन आपको अगर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग के बारे में पता करना है या सीखना है, क्योंकि आप अगर फ्रेशर हो या फिर न्यू हो तो आपको इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग को समझने में, सिंबल को समझने में बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैं अपने पिछले वीडियोज़ में इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है, उनको कैसे समझा जाता है, उसके बारे में बता चुका हूं। अगर आप चाहते हैं तो अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। लेकिन मैं आपको इसको क्लियर करने के लिए, ताकि आप इस इलेक्ट्रिकल कंट्रोल वायरिंग को आसानी से समझ सकें, इसके लिए मैंने आपको इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो जिसमें कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले और कॉन्टेक्ट वगैरह ऐड कर दिए हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम इसको समझने के लिए सबसे पहले इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पे फीड पंप 1 2 3, आईडी फैन और आईडी फैन 1 2, एफडी फैन, ये सब दिए हुए हैं। ये डिस्क्रिप्शन में ये जो नीचे मोटर्स हैं, ये आईडी फैन, एफडी फैन और फीड पंप्स वगैरह की दी हुई हैं। इसके बाद ये जो बड़े फैन हैं, आईडी फैन और एफडी फैन, ये स्टार डेल्टा में चल रहे हैं, इसलिए यहाँ तीन तीन कॉन्टेक्टर दिए हुए हैं जो स्टार और डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कॉन्टेक्टर की कॉइल जो K1 K2 K3 K4 K7, ये कॉन्टेक्टर्स की कॉइल है, यानी कॉन्टेक्टर्स हैं जिनको हम कॉइल के से डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद पावर कॉन्टेक्टर K1 K2 K3 K4, यहाँ पे पावर कॉन्टेक्टर दिए हुए हैं। और इसके अलावा ऑक्सिलरी K1 K19, यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्ट हैं इनके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये डायग्राम जो है इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। ये एक्चुअल 3 फेज की सप्लाई का पावर डायग्राम दिया हुआ है और इसमें RYB 3 फेज दिए हुए हैं, लेकिन ये हम सिंगल लाइन से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगल लाइन के बाद 3 क्रॉस में लाइन दी हुई है जो कि 3 फेज को डिनोट करती हैं, दर्शाती हैं। यहाँ जो सप्लाई आएगी पहले 440 वोल्ट या 415 वोल्ट की, वो यहाँ पे एक MCCV से होते हुए जाएगी और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जो यहाँ पे जो कम पावर की जो 3 फेस या डॉल स्टार्टर होगा उसके लिए यहाँ हम MCB यूज़ कर रहे हैं, या बड़ी मोटर्स है उसके लिए हम MCCB यूज करते हैं ताकि उसको प्रोटेक्शन भी मिल सके और उसकी रेंज भी ज़्यादा होती है। और यहाँ से जो सप्लाई आई है, थर्ड नंबर पेज में जाते हैं। ये यहाँ पे पहले पावर डायग्राम देखा था, अब हम यहाँ पे थर्ड नंबर पेज में इसकी कंट्रोल वायरिंग को देखेंगे। ये 230 वोल्ट की कंट्रोल वायरिंग दी हुई है। सबसे पहले यहाँ MCB आई है, सिंगल पोल की MCB है, यहाँ से सप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे जो मोबरी स्विच है, मोबरी स्विच का सबसे वेरी लो लेवल वाला जो कॉन्टेक्ट है उससे सप्लाई यहाँ पे आती है। ये कॉन्टेक्ट अगर वेरी लो लेवल पे है तो ये कॉन्टेक्ट यहाँ NO हो जाएगा और ये कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा। और वेरी लो लेवल पे ये NC कॉन्टेक्टर जो कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे अलार्म देगा, जो कि यहाँ पे डिनोट करेगा कि ये सिस्टम वेरी लो लेवल है और यहाँ हम इस आगे के फंक्शन को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सप्लाई है, यहाँ पे हम 2 स्विच लगे हुए हैं, ऑन कर देते हैं, कॉल फीडर ऑन हो जाता है। इसके बाद यहाँ फिल एंड फायर का स्विच लगा होता है। ये जो स्विच है ये फिल एंड फायर का स्विच लगा हुआ है। पहले ये फिल करेगा, पहले इस टैंक को फिल करेगा।
टैंक को फिल करने के लिए यहाँ पे मोबरी सिस्टम का यूज किया जाता है। मैं आपको मोबरी स्विच के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आप मोबरी सिस्टम के बारे में पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा मोबरी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ये मोबरी सिस्टम एनिमेशन के द्वारा बताया गया कि मोबरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल के बीच में ड्रम लेवल को कैसे ऑपरेट करता है, और उसके बाद बॉयलर कैसे सिस्टम पे वर्क करता है, वो मैंने बताया है। अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे मोबरी स्विच के लिए यहाँ पे स्विच जैसे ही ऑन करेंगे टैंक को फिल करने के लिए, टैंक को फिल करने के लिए ऑपरेट करेंगे, तो सबसे पहले तो ये लोअर लेवल पर आएगा, तो ये मोबरी स्विच है, ये एनसी कॉन्टैक्ट बनाएगा। जैसे ये एनसी कॉन्टैक्ट बनाएगा तो यहाँ भी जो बॉटम कॉन्टैक्ट है ये भी एनसी रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है पंप 1 और पंप 2 के लिए। यहाँ पे आप सिलेक्टर स्विच से पंप 1 या पंप 2 जिसको आप चाहें उसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे पंप 1 को अगर हमने उदाहरण के लिए अगर हमने पंप 1 को यहाँ पे स्टार्ट किया या सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे ओवरलोड रिले के कांटेक्ट से होती हुई सप्लाई, यहाँ पे एनो कांटेक्ट दिया हुआ है ऑक्सिलरी कांटेक्ट। ये कांटेक्ट इस K19 यानी सेकंड नंबर पंप का है, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलॉकिंग है। अगर एक पंप चलेगा तो दूसरा बंद रहेगा, दूसरा चलेगा तो पहला बंद रहेगा, तो ये एक दूसरे को इंटरलॉकिंग से होते हुए जाता है। यहाँ से एनसी कांटेक्ट से होता हुआ ये K1 कांटेक्ट में चला जाएगा, K1 कांटेक्टर में चला जाएगा। और केबल कांटेक्टर जैसे ही ऑन होगा तो ये एलईडी भी ऑन हो जाएगी, और एलईडी ऑन होगी तो ये पंप फीड पंप ऑन हो जाएगा। अब फीड पंप तो ऑन हो गया। फीड पंप ऑन होने के बाद इसको हमको कांटेक्ट को, ऑक्सिलरी कांटेक्ट को, इसको लैचिंग भी देना। लैचिंग कांटेक्ट के लिए यहाँ से जो सप्लाई आई है ये इस लैचिंग कांटेक्ट के थ्रू आई। जैसे यही कांटेक्टर होल्ड होगा तो ये भी जो ऑक्सिलरी कांटेक्ट है ये एनसी हो जाएंगे, और सप्लाई फिर यहाँ से चलने लगेगी। यहाँ से कांटेक्ट सप्लाई ना चल के ये यहाँ से चलने लगेगी और पंप ऑन रहेगा, क्योंकि एक लेवल के बाद ये तो एनो हो जाएगा क्योंकि टैंक भर जाएगा। लेकिन जब टैंक फुल हो जाएगा, फुल होने पे ये जो मैक्सिमम टॉप पे है, यानी ये टॉप पे है, ये भी एनओ हो जाएगा। पहले ये एनसी रहेगा लेकिन ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और उस कंडीशन में जब टैंक फुल हो जाए तो फीड पंप ऑफ हो जाएगा। और फीड पंप ऑफ हो जाएगा ऐसी कंडीशन में ये दोबारा ऑन करने के लिए भी यही सीक्वेंस रहेगा। ये फीड पंप इसके अकॉर्डिंग ऑन और ऑफ होता रहेगा। ये पूरा सिस्टम मोबरी के द्वारा होता है। मोबरी सिस्टम सभी बॉयलर में उसके ड्रम लेवल को भरने के लिए यूज किया जाता है। फिल एंड फायर का स्विच जो है हमने ऑन करके रखा है। यहाँ से जो सप्लाई जाएगी 43 में जाएगी। आप इमरजेंसी स्विच से चाहें तो ये पंप की सप्लाई को ऑफ कर सकते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में भी आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ड्राइंग्स दी हुई है। अब हम इस ड्राइंग्स को और भी इजी बनाने के लिए हम इसमें कंपोनेंट्स ऐड कर देंगे, जो कि कंपोनेंट हमको ज़रूरी है। यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये मोबरी स्विच का कॉन्टैक्टर है, उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। जैसे ही मोबरी यहाँ पे टैंक पानी का लेवल भर जाएगा तो यहाँ से ये एनसी कॉन्टैक्ट बन जाएगा, यानी वेरी लो वाला कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ से एनसी कॉन्टैक्ट जो आएगा वहाँ से आके स्टैक टेम्परेचर, ये स्टैक टेम्परेचर के कॉन्टैक्टर से होते हुए आ रहा है वहाँ के एनसी कॉन्टैक्ट, क्योंकि स्टैक टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ये नॉर्मली ओपन रहेगा, और अगर स्टैक टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा ये एनसी कांटेक्ट में रहेगा। जो उसका कंट्रोलर है इसको एनसी कांटेक्ट में बना के रखेगा, क्योंकि स्टैक टेम्परेचर चिमनी का टेम्परेचर होता है जो कि अगर 250 या 300 डिग्री के ऊपर 250 डिग्री के ऊपर जाता है तो बॉयलर की सेफ्टी बनी रहे, इसके लिए स्टैक टेम्परेचर को इंटरलॉकिंग में यूज़ करते हैं। अब यहाँ से जो एनसी कांटेक्ट बनता है तो इसके बाद ये जो सप्लाई है ये यहाँ पे प्रेशर स्विच से होती जाती है, प्रेशर स्विच से होके जाती है। PC1 जो हाई प्रेशर स्विच है ये हाई प्रेशर स्विच से जाती है। हाई प्रेशर स्विच अगर होगा तो ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा, और लो प्रेशर स्विच रहेगा तो ये हाई प्रेशर स्विच पे ये एनओ हो जाएगा, और यहाँ से सप्लाई इसमें चली जाएगी और हाई प्रेशर डिनोट करेगी, और यहाँ से जो सप्लाई है आगे नहीं बढ़ेगी, तो आगे का जो सिस्टम है वो नहीं काम करेगा, और आईडी फैन भी ऑन नहीं होगा। और अगर लो प्रेशर रहेगा तो ये सप्लाई सीधी यहाँ पे आईडी फैन को ऑन कर देगी। इसके साथ इसमें एक और प्रेशर स्विच जुड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे K25-26
यहाँ पे बेड सिलेक्टर स्विच दिया होता है और इसके बाद यहाँ सिलेक्टर स्विच है, आप किस बेड को सिलेक्ट कर रहे हैं, बेड 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं या बेड 2 को सिलेक्ट कर रहे हैं, 50% पे चलाना चाह रहे हैं कि 100% पे चलाना चाह रहे हैं, उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्टर स्विच वर्क करता है। और यहाँ से जो सप्लाई आती है इस सिलेक्टर स्विच का यूज़ करते हैं तो ये 50% या 100% के अकॉर्डिंग आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये डैम्पर की जो पोजीशन है उसको ये सोलेनॉइड वाल्व ऑपरेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये 50% या 100% सेट करके डैम्पर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सप्लाई है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो प्रेशर स्विच है हाई प्रेशर पे एन हो जाएगा, लो प्रेशर पे एन सी रहेगा। अगर लो प्रेशर रहता है तो यहाँ से जो सप्लाई आएगी वो एन सी से होकर ओवरलोड रिले के कॉन्टेक्ट से होके और यहाँ के8बी के एन सी से होके, यहाँ के8बी यानी डेल्टा के एन सी से होके ये टाइमर में चली जाएगी। जैसे ही टाइमर ऑपरेट होगा तो यहाँ आपको स्टार डेल्टा सिस्टम के बारे में तो पता ही है, ये क्योंकि आईडी फैन एक बड़ी मोटर है तो यहाँ पे स्टार डेल्टा सिस्टम यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ स्टार और मेन एक साथ ऑन हो जाएंगे, फिर उस कंडीशन में कुछ टाइम बाद टाइमर स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर देगा। ऐसी कंडीशन में मेन और डेल्टा स्टार्ट रहेंगे और जो स्टार है वो ऑफ हो जाएगा और ये पूरा सिस्टम वर्क करने लगेगा। अब ये यहाँ पे एक आईडी फैन है, यहाँ 2 एफडी फैन है। एफडी फैन को हम सिलेक्टर स्विच के द्वारा सेट कर सकते हैं कि हमको एफडी फैन 1 चलाना है कि 2 चलाना है। अब यहाँ पे जो सप्लाई आई आईडी फैन जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ के8 ये जो डेल्टा वाला है वो डेल्टा वाला के8 एनसी हो जाएगा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और यहाँ से सप्लाई एफडी फैन में चली जाएगी। एफडी फैन आईडी फैन ऑन हुआ उसके बाद एफडी फैन में गई, यहाँ पे एफडी फैन में चल जाएगी। और एफडी फैन जो है एफडी फैन ये डैम्पर 50% चला रहे हैं तो एक एफडी फैन चलेगा और अगर आप 100% चला रहे हैं तो दो एफडी फैन यूज होंगे। इसके लिए यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है, इससे इंटरलॉकिंग दी हुई है K26 ओके बेड सिलेक्टर। आप बेड सिलेक्टर कौन सा बेड सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी काम करता है। अगर बेड 1 आप यूज कर रहे हैं तो एफडी फैन 1 यूज करेंगे और बेड 2 अगर यूज कर रहे हैं तो एफडी फैन 2 नंबर वर्क करेगा। तो इस प्रकार ये एफडी 1 के बारे में बता दिया और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मैं पिछले वीडियो में मैंने स्टार डेल्टा के बारे में ही बताया है, आप चाहें तो यूट्यूब में बहुत से वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बताया हुआ है। ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का ही लॉजिक दिया हुआ है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम इस स्लाइड में बताते हैं, यहाँ 3 कंट्रोलर दिए हैं जो कि यहाँ पे बेड के टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, बताते हैं। यहाँ बेड टेम्परेचर 1 और 2 के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ थर्मोकपल ऐड है और इसके साथ ही यहाँ पे जो टर्मिनल दिए हैं 66, 63, 64 और ये समथिंग जो भी टर्मिनल्स नंबर्स दिए हैं ये एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट हैं जिसके अकॉर्डिंग ये लॉजिक्स वर्क करता है। और यहाँ पे स्टैक टेम्परेचर के लिए ये मैंने आपको बताया था ना, स्टैक टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना ज़रूरी होता है जो कि चिमनी में लगा हुआ आरटीडी होता है जो कि 250-300 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है तो वहाँ पे स्टैक टेम्परेचर को उससे बॉयलर को ट्रिक भी कर सकता है जो बॉयलर की सेफ्टी के लिए रहता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ये जो फ्लूइड बेड टेम्परेचर 1 और 2 है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कि कोल की फीडिंग है उसको भी यहाँ से कंट्रोल किया जाता है और इसमें और भी लॉजिक्स होते हैं और भी कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो कि बॉयलर की सेफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसकी वायरिंग्स की जाती है। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इस जगह पे यहाँ पे जो सप्लाई आती है, सबसे पहले यहाँ पे जो सप्लाई आती है वहाँ पे यहाँ पे बॉयलर, यहाँ पे बेड टेम्परेचर हाई और बेड टेम्परेचर लो के लिए इंडिकेटर दिए होते हैं और इसके हिसाब से यहाँ पे सेट पॉइंट दिया होता है। बेड टेम्परेचर 1 और बेड टेम्परेचर 2 के कंट्रोल से इंटरलॉकिंग दी हुई है। यहाँ सप्लाई अगर हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ से जो सप्लाई आएगी वो इस LED L11 को इंडिकेट करेगा जो हाई टेम्परेचर को बताएगा। इसके साथ ही अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो यहाँ पे लो टेम्परेचर को यहाँ पे इंडिकेट करेगा। सेम यही बेड नंबर 2 में भी रहेगा। L14 और L15 इसके बेड टेम्परेचर को हाई और लो को बताएंगे। इसके साथ यहाँ जो सप्लाई आती है वो सीधी सप्लाई यहाँ पे RAB, यहाँ पे जो RAB स्क्रू फीडर और स्क्रू फीडर 1 और स्क्रू फीडर 2 अगर ये एक्टिव होंगे या चालू होंगे तो यहाँ से जो सप्लाई इसके NC से होते हुए ये यहाँ पे कंट्रोल या VFD, ये जो VFD EC है ये VFD में सप्लाई सीधी चली जाएगी। इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यह VFD ऑन और ऑफ होगी जो कि कोल फीडिंग कराएगी। यहाँ जो सप्लाई स्क्रू फीडर 1 और
टू को ऑन करते हैं तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, ये एफडी फैन के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हैं। जब एफडी फैन ऑन रहेगा तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी ऑन हो जाएंगे और ऑन होने के बाद ये स्क्रू फीडर 1 और 2 को भी ऑपरेट कर देंगे। यहाँ स्क्रू फीडर 1 और 2 यहाँ इसके एनसी से होके ओवरलोड कॉन्टैक्ट से होके रिले के कॉन्टैक्ट से होके इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर देंगे। जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑन होंगे तो इसके इंडिकेशन ग्लो बल्ब भी ग्लो करने लगेंगे। इसके बाद जो ये सप्लाई है 37 से जो सप्लाई आ रही है वो टेम्परेचर कंट्रोलर से होके जो सप्लाई आएगी ये K24 को भी एक्टिव कर देगी, जो कि स्टैक टेम्परेचर। अब अगला इंटरलॉकिंग और दिया हुआ है, ये 37 से जो सप्लाई आई है वो स्टैक टेम्परेचर के कंट्रोलर के एनसी से होके K24 को एनसी K24 को एक्टिव कर देगी, जो कि स्टैक टेम्परेचर के लिए दिया हुआ है। स्टैक टेम्परेचर से मैं आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि स्टैक टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और बॉयलर है जो ट्रिप मार जाएगा, और अगर स्टैक टेम्परेचर एनसी रहेगा या कम रहेगा, टेम्परेचर एक्चुअल टेम्परेचर के सेट पॉइंट से कम रहेगा तो बॉयलर एक्टिव रहेगा और सिस्टम वर्क करता रहेगा। समझे, L19 को समझे तो ये स्टैक टेम्परेचर हाई का बता रहा है। अगर यहाँ पे स्टैक टेम्परेचर हाई रहेगा तो ये ग्लो करने लगेगा। सेफ्टी के लिए इसमें अलार्म सिस्टम होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम इसमें इंटरलॉकिंग करते हैं। अगर सब कंडीशन ओके है तो ये पूरा सिस्टम एनो होगा। यहाँ पे जो भी कांटेक्ट बने हैं जैसे स्टैक टेम्परेचर है या जो भी है इससे रिलेटेड जितने भी हैं कॉन्टैक्टर के ये एनो एलिमेंट है, सब सारे जो यहाँ पे एनसी दिख रहे हैं कॉन्टैक्टर अगर हेल्थी है ये सब NO नॉर्मली ओपन रहेंगे, चाहे इसमें फ्लूइड टेम्परेचर हो या फिर बेड टेम्परेचर हो या स्टैक टेम्परेचर हो, ये सब NO रहेंगे। लेकिन अगर किसी कंडीशन में अगर कॉन्टैक्टर यहाँ पे जो सिस्टम है ये अगर बंद है या NC कॉन्टैक्ट में है तो ये बंद कंडीशन में है तो ये NC हो जाएंगे। NC होने पे जो सप्लाई है सीधी इस कॉन्टैक्ट से होती हुई, यहाँ से सीधी कॉन्टैक्ट से सप्लाई होती हुई ये यहाँ पे इस कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये इस कंडीशन में ऑफ है, ये इस कंडीशन में ऑफ रहेगा तो यहाँ पे ये NC कॉन्टैक्ट रहेगा और ये कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट से होकर ये हूटर को ऑन कर देगा। अगर हम इसको एक्नॉलेज कर दें, जैसे हम इसको एक्नॉलेज कर देंगे तो ये सप्लाई है इस कॉन्टैक्टर से होकर यहाँ से इस कॉन्टैक्ट से होकर इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगी और इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से होके ये सप्लाई इसको लैच करके होल्ड कर देगी और ये कंटिन्यू ऑन रहेगा। ये तब तक कॉन्टैक्टर होल्ड रहेगा जब तक कि ये कंडीशन में यहाँ पे जो सिस्टम है यहाँ कॉन्टैक्टर है ये ट्रिप हुआ है, ये दोबारा ऑन कंडीशन में नहीं आ जाता, और दोबारा ऑन कंडीशन में आएगा तो ये नॉर्मली NO हो जाएगा और यहाँ सप्लाई आना बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको दोबारा समझें कि अगर ये कॉन्टैक्टर यहाँ NO है, अगर ये सब कंडीशन हेल्थी है तो यहाँ पे NO कॉन्टैक्ट में रहेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे NC कॉन्टैक्ट बनेगा यहाँ या कोई बीच में कोई सिस्टम ट्रिप होता है तो ये NC कॉन्टैक्ट बनेंगे और NC कॉन्टैक्ट से ये सप्लाई दोबारा इस हूटर को ऑन कर देगी। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हूटर को ऑन कर देगी। और अगर हम इसको यहाँ से इस पुश बटन को दोबारा दबाएंगे तो ये हूटर तो ऑफ हो जाएगा, हूटर ऑफ हो जाएगा लेकिन ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, और ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो यहाँ जो NC कॉन्टैक्ट है वो NO हो जाएगा और ये पूरा सिस्टम दोबारा अपनी कंडीशन पे वर्क करने लगेगा। ये पूरा जो सिस्टम है ये अलार्म सिस्टम कहलाता है। इस कॉन्टैक्ट यहाँ सारा सिस्टम जब ओके रहेगा तो यहाँ EC1 और EC2 यहाँ पे बेड यहाँ पे जो स्क्रू फीडर 1 और स्क्रू फीडर 2 है इसका कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा या इसकी VFD सिस्टम ऑन हो जाएगी, जिससे कि कॉल फीडर को कॉल मिलने लगेगा। इसके अकॉर्डिंग ये VFD ऑन या ऑफ होंगी और यहाँ पे इसके ये टेम्परेचर इंडिकेटर हैं जो कि बेड 1 और बेड 2 के टेम्परेचर को यहाँ पे डिनोट करते हैं या फिर दिखाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आपको बॉयलर के अंदर कौन कौन सी इंटरलॉकिंग होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अगर कोई भी बॉयलर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अगर फंसते हैं, अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप किस प्रकार से उसको रेक्टिफाई करके चालू कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ।